नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं SECR, जो आपका स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था 22/9/23 को, उसके रिगार्डिंग उसमें कुछ 10 क्वेश्चन जो आए थे, तो उनके बारे में हम आपसे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये वीडियो आप और आपके रेलवे साथियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो 110 प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है, साथियों इस चैनल पर और भी प्रीवियस ईयर के पेपर डले हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को नियमित रूप से सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारा पहला प्रश्न है, अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अनुसार बुनियादी प्रशिक्षण वाले ट्रेडों के लिए प्रशिक्षुता की अधिकतम अवधि क्या है? तो क्या है अधिकतम अवधि? 3 साल की अधिकतम अवधि है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अप्रेंटिस परिषद 1961 के तहत निर्दिष्ट ट्रेडों में प्रशिक्षुओं के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है जिम्मेदार? राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ये इनके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है हमारा, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त होने के लिए कौन पात्र है? तो प्रशिक्षु के रूप में कौन पात्र है? 14 वर्ष या और उससे अधिक आयु वाला कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत पात्र है। नेक्स्ट है हमारा, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के पहले वर्ष के दौरान ट्रेड प्रशिक्षुओं को देय वजीफा की न्यूनतम दर क्या है? तो जिस क्षेत्र में अकुशल श्रम है उसके लिए न्यूनतम मजदूरी का 100% को भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? नियोक्ता इनके जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 की कौन सी धारा प्रशिक्षुता सलाहकारों की नियुक्ति से संबंधित है? धारा 12 जो है वो प्रशिक्षु सलाहकारों की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं के लिए अधिकतम कार्य घंटों की अनुमति क्या है? ये साप्ताहिक है, तो 48 घंटे में साप्ताहिक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षुओं के प्रमाणीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ये इनके लिए जिम्मेदार है। प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के संबंध में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर क्या जुर्माना? तो 20,000 रुपये तक का जुर्माना इसमें आप पर लगाया जा सकता है। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुता से संबंधित विवादों और शिकायतों को हल करने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? तो कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन परिषद ये प्राधिकरण जिम्मेदार है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो रेलवे स्कूल CBSE से संबंधित हो सकते हैं। रेलवे स्कूल संबंधित शिक्षकों का उपयोग करके सेवाएं प्रदान कर सकता है। जिला कलेक्टर इसका निरीक्षण कर सकता है। रेलवे शिक्षक पास PTO, ये पहला जो क्वेश्चन है ये आपका गलत है। रेलवे स्कूल CBSE केवल CBSE संबंधित होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, SCR अभी बिलासपुर जोन का पेपर है, तो आप देख सकते हैं रेलवे स्कूल के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप जो भी डिवीज़न या जोन संबंधित हैं और आप वहाँ पेपर दे रहे हैं तो कम से कम आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो SCR पे रेलवे स्कूल किन स्थानों पर स्थित है? तो आपको किन स्थानों पर स्थित है? तो ये है आपका बिलासपुर, छिंदवाड़ा और डोंगरगढ़, 3 जगह आपका स्कूल है ना। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी 1 और 2 में आपका है बिलासपुर और छिंदवाड़ा। नेक्स्ट है हमारा, SECR MHSS मैनपुर की स्थापना कब हुई? तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, SECRHS नंबर 1 बिलासपुर की हाउस सिस्टम में किसी भी हाउस का नाम क्या नहीं? तो गांधी, रमन टैगोर, ये है तिलक, इनका नाम नहीं है। SECRHS नंबर 1 बिलासपुर कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1903 में इसकी स्थापना की गई थी। जो आप DRM है, किस वेतन तक CG स्तर पर विचार कर सकते हैं? लेवल 6 तक DRM विचार कर सकते हैं। अनुबंध पैरामेडिकल स्टाफ के लिए निम्नलिखित में कौन सा भत्ता या वेतन तत्व अनुमत है? तो कौन सा है? ये परिवहन भत्ता इनके लिए अनुमत है। संविदा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए
किस दर से सवैतनिक अनुपस्थिति अवकाश की अनुमति दी जा सकती है? तो 2 दिन दी जा सकती है। लोक अभियोजक स्तर 7 SCS 275 IREME 1 के अनुसार सीधी भर्ती का 1% क्या है? तो जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो 100% उसकी सीधी भर्ती होती है। नेक्स्ट, लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेवल 7 SES 275 IREME 1 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो इसके लिए LLB आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। स्काउट और गाइड कोटा के तहत भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के पूर्ण अंक क्या है? तो 60 अंक आपके लिखित परीक्षा के पूर्ण अंक हैं। स्काउट और गाइड कोटा के तहत भर्ती के लिए परीक्षा में निबंध प्रश्न कितने अंकों का होता है? तो 20 आपका निबंध प्रश्न होता है। कौन सा कोटा रिक्ति यदि नहीं भरी जाती तो आगे बढ़ा दी जाती है? कैरी फॉरवर्ड, ये आपकी PWD कोटा नियुक्ति है। जो आपकी CG नियुक्ति है उसको कौन मंजूरी दे सकता है? तो DRM इसको मंजूरी दे सकता है। लेवल 1 पदों पर भूमि हारे हुए लोगों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? सॉरी, कौन मंजूरी दे सकता है? DRM कैन बी अप्रूवल। नेक्स्ट है हमारा RB 1/2022 के अनुसार SE में CG उम्मीदवार की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उम्मीदवार IIT NIT से होना चाहिए, कोई नहीं है। नियुक्ता प्रश्न पत्र मानक तकनीकी मानक का होना चाहिए, सही है। उम्मीदवार पास इंजीनियरिंग और SAG कमेटी अनुशंसा जरूरी है, बिल्कुल सही है। ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की सीधी भर्ती वेतन स्तर क्या है? लेवल 6 इसकी सीधी भर्ती स्तर है। ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच थेरेपिस्ट की सीधी भर्ती की शिक्षण योग्यता क्या है? तो इसके लिए आपकी जो है BASLAP ये इसकी शिक्षण योग्यता है। नेक्स्ट हमारा ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की सीधी भर्ती की आयु पात्रता क्या है? तो 21 से 30 वर्ष आपकी आयु इसके लिए होनी चाहिए। रेलवे में नियुक्ति के लिए ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट का पंजीकरण कहाँ होना चाहिए? कहाँ पर होना चाहिए? तो इसका पंजीकरण RCI में होना आवश्यक है। क्या एकल माताओं को आवधिक स्थानांतरण की योजना छूट दी गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं दी गई है। आवधिक रोटेशनल ट्रांसफर सभी क्या होता है? क्या स्तनपान करने वाली माताओं का आवधिक स्थानांतरण योजना छूट है? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है हमारा RV 74/23, जहाँ तक संभव विकलांग व्यक्तियों को आवधिक स्थानांतरण गति नीति से छूट दी गई है, सत्य बात है। इंटर डिवीजन म्यूचुअल ट्रांसफर, तो इंटर डिवीजन जो है आपका इसके लिए कोई अनुमति नहीं है ना। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए इसका कोई विकल्प भी नहीं है। आप आवेदन के माध्यम से इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं। आपका कर्मचारियों एज पर ACS 143 IREM वॉल्यूम 1 विच स्टाफ बेनिफिट फंड से इनमें से कौन सी जो है गतिविधि शामिल नहीं है? कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ा, महिला सशक्तिकरण, स्काउट और गाइड उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑल ऑफ दी अब ये कोई रिलेटेड नहीं है। ACS 143 IM के अनुसार कौन सी गतिविधि निधि के दायरे में शामिल है? तो भर्ती गतिविधि अलग होती है, कार्मिक काम कार्यालय का ये कंप्यूटर खरीद भी अलग है, खेल गतिविधियाँ इसमें शामिल है। नेक्स्ट है हमारा 8 घंटे की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर SBF समिति द्वारा नियुक्त आयुर्वेद होम्योपैथी सलाहकारों को 75,000 रुपये महीने दिया जाता है। किसी क्षेत्र में कार्मिक शाखा का प्रमुख कौन होता है? तो PCPO इनका प्रमुख होता है। यदि कोई रेलवे कर्मचारी समुद्री डाकुओं से लड़ते हुए मर जाता है तो कितने अनुग्रह राशि मिलती है? समुद्री डाकुओं से लड़ने पर आपको 35 लाख मिलती है RB 129/216 के तहत। इसके बाद किसी विदेशी देश में युद्धग्रस्त क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के दौरान किसी रेलवे कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो कितनी अनुग्रह की राशि का प्रावधान किया गया है? तो आपको 45 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा यदि आतंकवादी से लड़ते हुए मर जाओगे, मतलब कोई कर्मचारी मर जाता है तो 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। यदि किसी रेल कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु हो जाती तो भी 25 लाख मिलती है। समुद्री डाकुओं से 35 लाख, विदेशी युद्ध के समय निकालने पर मर जाओ तो 45 लाख है ना, ये इनकी न्यूनतम राशि है। रेलवे में दंत चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति क्या रिटायरमेंट एज इनकी 65 साल है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा भत्ता बंद कर दिया गया है? तो कठिन स्थापना भत्ता ये है, साइकिल आचार्य दैनिक स्थापना भत्ता ये बंद कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन ACCR रेलवे स्टेशन ACCR अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो महासमुंद टिटलागढ़ और झारसुगुड़ा जैसी ये सभी जो है रेलवे स्टेशन ACCR के अंतर्गत नहीं आते। चित्ररंजन लोको वर्कशॉप CLW इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ये यहीं पर स्थित है। निम्नलिखित में कहाँ है? तो CLW में चित्ररंजन है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन इकाई हाल में बंद कर दी गई है?
तो कौन सी बंद कर दी गई है? तो IROAF ये बंद कर दी गई है। RCF NF रेलवे NIR ये सब चालू है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कार्मिक शाखा में कौन सा अनुभाग चयन परीक्षण आयोजित करने से संबंधित है? तो वो अपनी अनुभाग चयन परीक्षण आयोजित करता है। नेक्स्ट है हमारा HRMS में कौन सा मॉड्यूल आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया है? तो कैडर मॉड्यूल ये आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया है। नेक्स्ट है RCB 05/2021 के अनुसार भूमिका और जिम्मेदारी निर्दिष्ट की गई। RRB परीक्षा में क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में नामांकित वहाँ का जो रीजनल ADRM है वो इसके लिए उत्तरदायित्व है। RRCB 2021 5 क्षेत्रीय समन्वयक के रूप अतिरिक्त क्षेत्रीय समन्वय तो सीनियर DPO अतिरिक्त समन्वयक के रूप में होता है और क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में आपको ADRM होते हैं। 2021 के तहत ये गाइडलाइन है। RRB के अध्यक्षों की कर्तव्य सूची में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? नियुक्ति पत्र जारी करना ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक विभाग में चयन के पदों के रूप में वर्गीकरण तय करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? तो रेलवे बोर्ड के लिए अधिकारी है। प्रत्याशित व्यक्ति की गणना करते समय निम्नलिखित में किसको ध्यान में नहीं रखा जा सकता? तो प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए अनुमोदित कर्मचारियों के कारण रिक्तियां उत्पन्न होने की संभावना है। नव स्वीकृति पद चयन ग्रेड व्यक्ति जो नेता उस ग्रेड में प्रतिबंधित है जिसके लिए चयन किया जाना है। तो कोई भी चीज़ इसमें से ध्यान रखने योग्य नहीं। नेक्स्ट है हमारा किसी डिवीजन में गठन के लिए केवल DRM ADRM सक्षम पदाधिकारी है। चयन बोर्ड चाहे कि जिस ग्रेड का हो। ये बयान कैसा है? ये बयान सच है ना। नेक्स्ट है हमारा भाग्यदान चुने जो नियम के विरुद्ध है। लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा की तारीख पर चयन बोर्ड में नामांकित अधिकारी छुट्टी स्थानांतरण आदि कारण उपलब्ध नहीं हो सकता और प्राधिकारी के अनुमोदन से अस्थायी रूप से किसी अन्य अधिकारी पर स्थापित किया जाता है जिसने मूल रूप से चयन को नामांकित किया था। सही है ये। चयन बोर्ड में कम से कम 3 अधिकारी शामिल होने चाहिए। सही है। SC ST के भी होने चाहिए। चयन बोर्ड में ऐसे अधिकारी का नामांकन जो सीधे तौर पर किसी अन्य अधिकारी के अधीनस्थ हो तब चयन बोर्ड गलत है। बिल्कुल सही बात है। जब चयन किसी ऐसे पद पर होता है जो पदोन्नति के नियमित चैनल में है तो तत्काल निचले ग्रेड में कर्मचारियों ने कितने वर्ष की सेवा पूरी कर ली तभी विचार किया जाएगा पदोन्नति पर। तो 2 वर्ष की सेवा इन्होंने पूरी कर ली हो। नेक्स्ट है क्या रेलवे द्वारा किए गए चिकित्सा वर्गीकरण कारणों का हवाला देते हुए सही विकल्प चुने? प्राकृतिक कारण, अक्षमिक कारण और व्यावसायिक कारण। प्रभाव में ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा चिकित्सकीय रूप से अक्षम स्टाफ को डैश उच्चतर में समाहित के लिए तराजू तो इनमें जो है उच्चतर में नहीं होना चाहिए ना, इक्वल और नीचे हो सकता है। रेलवे कर्मचारियों काम के घंटे और आराम की अवधि 2005 HUER 2005 रोड साइड स्टेशन के तात्पर्य इसके अलावा किसी अन्य स्टेशन से है। एक महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन, मार्शलिंग यार्ड वाला स्टेशन, एक महत्वपूर्ण टर्मिनल स्टेशन और एक स्टेशन जहाँ से ट्रेनों का नियमित उपाय के रूप में ऑर्डर नहीं किया जाता। ये इसके अलावा सब है ना। नेक्स्ट है हमारा HUER संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो HUER से जो है आपका रोस्टर का अर्थ है जो अन्य विवरण के अलावा जैसे रेल कर्मचारी प्रतिदिन ड्यूटी पर रहने के लिए अपेक्षित घंटे देने को साथ ही साप्ताहिक आराम और एक दिन ड्यूटी के बीच के ब्रेक को दर्शाता है। सत्य है। स्प्लिट ड्यूटी का अर्थ है 2 या 2 से अधिक अवधियों में ड्यूटी करना जिसमें काम के निवर्ता के कारण आवश्यक आधे अधिक घंटे का अंतराल शामिल हो। जब कर्मचारी अपनी जगह ड्यूटी की जगह छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो विभाजित ड्यूटी के उद्देश्य से आराम और भोजन अंतराल को नहीं तोड़ा जाएगा। निरंतर ध्यान जैसे कि खंड बी में प्रयोग किया गया। धारा 130 का तात्पर्य मानसिक प्रयास से है। उपरोक्त सभी ये इसका करेक्ट आंसर है। धारा 130 HUER खंड C बी और उपखंड बी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पेशकृत माना जाता है? मेट्रन, प्रक्षेपणवादी, ANM। उपरोक्त सभी इन सब उपरोक्त सभी। DRM कौन से ग्रेड के अधिकारी होते? तो SSG ग्रेड के अधिकारी होते। जोन के संचालन का प्रमुख कौन होता है? तो जो आपको ऑपरेटिंग उनका PCOM प्रमुख होता है। नेक्स्ट है सत्व वेतन आयोग के अनुसार कार्यालय सहायक का वेतन स्तर है लेवल 1। रात्रि ड्यूटी भत्ते की गणना कौन सा मूल वेतन उच्चतम सीमा? 43,600। इसके ऊपर इसमें नहीं की जाती। लेवल 6 तक गैर पर्यवेक्षित कर्मचारियों के लिए PCO भत्ता कितना है? तो मूल वेतन का 12% जो है आपका। नेक्स्ट है यदि कोई रेलवे पेंशन भूमि रेलवे स्वास्थ्य इकाई से 2.5 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहता है तो वह कितने निश्चित चिकित्सा भत्ते खाते हैं? तो कोई नहीं है ना। नेक्स्ट है हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सेवा रेलवे कर्मचारी विशेष कर्तव्य भत्ता ड्यूटी का कितना % होता है? तो 10% इनको मिलता है। नेक्स्ट है यदि स्थानांतरण में 20 किलोमीटर से कम का स्थान परिवर्तन हो तो कितना CTG का भुगतान किया जाता है?
तो कोई भी नहीं। नेक्स्ट है रेलवे क्षेत्र में भंडार विभाग का प्रमुख कौन होता है भंडार का, तो PCMM इनके प्रमुख होते हैं। लोको पायलट किस विभाग का है, तो इलेक्ट्रिकल OP है। नेक्स्ट है समांतर संभाग में कौन सा विभाग सीधे तौर पर जनसंपर्क गतिविधियों का प्रभारी होता है, वाणिज्य। नेक्स्ट है हमारा एक वर्ष में स्कूल पास के कितने सेट प्राप्त किए जाते हैं, तो 3 सेट इसके पास किए जाते हैं। निपटान पास की मुद्रा क्या है, सेटलमेंट पास की, तो ये 5 मंथ इसकी मुद्रा है, बाकी सभी की 4 मंथ हो गई है। नेक्स्ट है हमारा कर्मचारी चार्टर के अनुसार पैनल संचालन के लिए कितने दिनों के भीतर RRB RRC उम्मीदवार को कॉल लेटर भेजने की आवश्यकता है, 30 दिन के भीतर आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा कर्मचारी चार्टर के अनुसार कर्मचारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर कितने दिन के भीतर DRM साक्षात्कार अर्जित होना चाहिए, उसी दिन इनका साक्षात्कार हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कर्मचारी चार्टर के अनुसार प्रमुख T&R मामलों कितने दिन भीतर निपटाए जाने चाहिए, तो 150 दिन के भीतर इनको निपटा दिया जाना चाहिए। कर्मचारी चार्टर के अनुसार कितने दिनों के भीतर चिन्हित कार्यालयों के लिए फिल्टर्ड पानी का प्रावधान होना चाहिए, तो 60 दिन के भीतर चिन्हित कार्यालयों में पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए। नेक्स्ट उम्मीद कार्ड के लिए किस दस्तावेज की स्कैन और अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, कर्मचारी तस्वीर, पुराना मेडिकल कार्ड, कर्मचारी हस्ताक्षर, आधार कार्ड, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए कौन सा पर्याप्त आधार नहीं है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, चिकित्सीय वर्गीकरण, सेवा से बर्खास्तगी, तो चिकित्सीय वर्गीकरण इसके लिए अपर्याप्त आधार नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सही विकल्प क्वेश्चन है जो ग्रेजुएटी गणना के लिए विचार किए जाना वेतन तत्व को दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, मूल वेतन, DA और आपकी जो योग्य सेवा है ये आपको दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट कल्याण निरीक्षक को आरोप पर चार्जशीट कौन जारी करेगा, तो लेवल 6 का है, इसलिए JG ग्रेड करेगा, 5 तक सीनियर स्केल का अधिकारी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सही विकल्प चुने जिसमें ग्रेजुएटी रोकने का वैध कारण शामिल है, तो तिमाही का अवकाश ना होना, वैवाहिक कार्रवाई और नेक्स्ट है हमारा क्या न्यायिक कार्रवाई और निवारित करते जाए, तो तीनों इसमें कारणों में ग्रेजुएटी रोकी जा सकती है। विधवा के लिए हकदार पास संख्या में कर्मचारियों द्वारा पासों की संख्या की आधी होती है। नेक्स्ट है हमारा WI की एंट्री लेवल क्या है, तो ये लेवल 6 का एंट्री लेवल है। MSOP 2018 के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों के लिए विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृत करने वाला सबसे निचला पदाधिकारी कौन है, तो ADRM सबसे निचला अधिकारी है। नेक्स्ट है हमारा वरिष्ठ स्तर पर राजपत्रित पदों का निर्धारण कौन कर सकता है, तो PHOD कर सकते हैं। नेक्स्ट वरिष्ठ टाइम स्केल अधिकारी अपने नियंत्रण साथ में CPC के डैश स्तर तक इकाई के आधार पदों को पूर्ण शक्तियों के साथ पदोन्नति कर सकते हैं, तो 5 है, 5 स्तर तक है ना, लेवल 7। कर्मचारियों के लिए विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृत करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है, तो ये CMS की अनुशंसा आवश्यक है। नेक्स्ट है जिसके पास समूह C और समूह D कर्मचारी जनतिथि बदलाव की शक्ति किसके पास है, तो PCPO के पास इनकी शक्ति है। सिग्नल और दूरसंचार विभाग को नियंत्रित करने वाले रेल बोर्ड का सदस्य क्या होता है, तो मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर SNT का प्रमुख होता है। RRB किस स्थान पर है, तो चंडीगढ़ RRB है। इसके बाद ये रायपुर बिलासपुर में है ना। प्लेसमेंट सेटलमेंट का गठन केवल किया जाता है काय के लिए किया जाता है, स्थानांतरण पोस्टिंग के लिए किया जाता है। SLP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्पेशल लीव पिटिशन इसका फुल फॉर्म होता है 226। भर्ती का उद्देश्य क्या है, सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन करना इसका उद्देश्य है। अधीनस्थ से वरिष्ठ तक संचार कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, अपवर्ड है ना, ऊपर जा रहा है, तो नीचे जाएगा तो डाउनवर्ड। RTI एक्ट 2005 किस नियम कब आया था, तो 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। भारत संघ की राजभाषा क्या है, देवनागरी लिपि में हिंदी। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ, 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ, 1967 में संशोधित हुआ। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान में उपलब्ध अनुच्छेद का नाम बतलाइए, तो 344 इसका है। नेक्स्ट राजभाषा नियम कब पारित हुआ, 1976 में पारित हुआ। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद है, 344 से 351, कुल 9 अनुच्छेद है। नेक्स्ट है हमारा राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, GB पंत इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है, तो 210 इसमें है। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, 1973 में, तो श्री LN मिश्रा इसके अध्यक्ष थे। तो साथियों हमने 110 क्वेश्चन आपके समक्ष डिस्कस किए। अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम अधिक से अधिक इस तरीके के जो पेपर हैं आपके समक्ष डिस्कस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।